डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अंतरिक्ष विज्ञान में लगातार जो प्रोग्रेस हो रही है, जो प्रगति हो रही है, इसके पीछे एक लंबी कोशिश और पृष्ठभूमि रही है। तो यदि हम इसको डिवाइड करना चाहें या इसको सिलसिलेवार जानना चाहें, तो स्वतंत्रता के बाद से यदि आज तक की बात की जाती है तो किन चरणों में, किन कदमों के साथ ये आगे बढ़ी है, ये विस्तार में जानना चाहेंगे। जी, पहले तो आप सभी का धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, एक अवसर देने के लिए। और जहाँ तक इसरो की बात है तो स्वतंत्रता 47 के बाद से 60 के दशकों में शुरुआत हुई। सबसे पहले प्रोफेसर विक्रम साराभाई के प्रयासों से 1960 में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र खोला गया थुम्बा में, त्रिवेंद्रम में। जी। उसके बाद से यहाँ छोटी छोटी इनिशिएटिव्स लोगों ने लेना शुरू किया कि हम अपना एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप करें, अपने प्रक्षेपण यंत्र बनाएं। फिर उसमें कलाम साहब का जुड़ना हुआ, तो मुख्यतः चूँकि अभी उनका निधन हुआ है तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं उनको यहाँ जोड़ना चाहता हूँ। उनके आने के बाद से विक्रम साराभाई के नेतृत्व में और कलाम साहब जुड़े और इसरो की जो अपनी भारतीय वैज्ञानिकों की जो टीम थी, सारे इंजीनियर्स मिल करके फिर रॉकेट टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी सैटेलाइट है, इवन आज के समय में हम लोग इतनी सारी तकनीकियों को देख रहे हैं जो बहुत तेज़ी से फैल रही हैं और हमारे आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी हैं। बैंकिंग से लेकर के और इवन हेल्थ सेक्टर से लेकर के दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हमको संचार माध्यमों की आवश्यकता न पड़ती हो। हम लोगों ने एक इतना बड़ा पड़ाव तय किया है तो इसके पीछे काफ़ी लंबी मेहनत रही है। उसकी शुरुआत होती है कि आप सैटेलाइट भेजने से पहले भेजने के तरीकों की शुरुआत करनी होती है। उसके लिए फिर रॉकेट की शुरुआत हुई, वो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई। फिर SLV जो हुए हमारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की शुरुआत हुई। कई सारे फेलियर हुए, कई सारे सक्सेस हुई, वो उसकी एक अपनी अलग एक गाथा है। 1979 से लेकर के पहला जो SLV-3 हमारे यहाँ सफल हुआ वो 1980 में शुरू हुआ। उसके बाद से रोहिणी नामक उपग्रह कक्षा में भेजा गया। फिर धीरे धीरे उसकी शुरुआत होती गई। 2000 तक आते आते ये सारी चीज़ें तमाम सेटबैक्स के होते हुए, तमाम हमारे फेलियर्स हुए, असफलताओं के बाद 2000 तक आते आते एक इतनी पूरी परिकल्पना हो गई थी कि हम कुछ संचार माध्यमों के लिए कुछ सैटेलाइट्स को भेज सकते हैं। उस समय पहला प्रोजेक्ट आया इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट के नाम से शुरू हुआ इसरो का। उसमें भेजा क्या गया, उसका मुख्य उद्देश्य था कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि 2000 के बाद की जो स्थितियाँ बनी और जो परिकल्पना इस बीच तैयार हुई और उस पर काम हुआ सक्सेसफुली, उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो तमाम सारी कोशिशें चल रही थी, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब ये सिर्फ एक पॉलिसी मैटर था या सोसाइटी को इससे कुछ लाभ थे और वो लाभ किस रूप में थे, ये ज़रूर जानना चाहेंगे। जी, जैसे कई सारी, हम अगर इसके पृष्ठभूमि में हम सामान्य जीवन से अगर जनमानस से इसको जोड़ना चाहें तो पहली चीज़ यह है कि हमारे सामने जो भी आता है वो डिजास्टर की बात होती है। पहली आपदा की बात है और आपदाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। वो चीज़ें हैं, वो कुछ भौगोलिक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उन परिस्थितियों से कुछ आपदाएं आती हैं, लेकिन हताहत मानव जीवन होता है। हमारा आपका जो अस्तित्व है वो उस पर निर्भर किया गया है। तो बेसिकली इसके पहले ये हुआ कि हम धरती पर बैठकर तमाम चक्रवातीय, तमाम सागरीय ऐसे होते हैं, कुछ इवन मानसून को लेकर के आज हम लोग इतनी सटीक भविष्यवाणी कर देते हैं कि हमारी बरसात कब होगी, किसानों के लिए फसल कब डालेंगे। या अभी हम हाल की घटना की बात करें तो केरल और तिरुवनंतपुरम में जो एक बड़ा सा तूफान आया 2 साल पहले, उसमें बहुत कम हमारे यहाँ हताहत, बिल्कुल कम लोग हुए। 2-4-10 गिने चुने लोग हुए जिनकी उसमें मृत्यु हुई और वो हम लोग उंगलियों पे गिन सकते हैं। और बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग ऐसा नहीं हुआ कि प्रभाव हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए, और कई सारी चीज़ों को हमने उसको कम कर लिया। तो वो तभी कर पाए जब हमारे पास उसकी एक पूरी एक रूपरेखा हमको मिल गई। वो हम तब देख पाए जब हम धरती से ऊपर उठें, धरती को हम देखना चाहें, धरती को हम देख सकें कि वास्तव में धरती पर हो क्या रहा है, धरती के आसपास क्या हो रहा है। हमारा जो अपना कंटिनेंट है, भारत के नीचे आगे तमाम भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं, उन परिस्थितियों में क्या बदलाव हो रहे हैं जो हम यहाँ रहकर नहीं देख सकते। उसके लिए हमें धरती से ऊपर उठना पड़ेगा। तो इसकी संकल्पना की शुरुआत यहाँ से होती है। तो बेसिकली ये पूरा जो एक मोटिव है, 2 तरह की चीज़ें हैं। आज हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट है, तमाम सारी
फैसिलिटीज़ हैं, इवन आकाशवाणी का प्रसारण, ये अपने आप में ये सारी चीज़ें सब सैटेलाइट से नियंत्रित हो रही हैं। एक व्यक्ति कहीं और बैठा है और हम लोग बिना किसी तार के, बिना किसी उसके मोबाइल फ़ोन से बात कर ले रहे हैं। तो जो संप्रेषण की एक आवश्यकता थी समाज के विकास में, दुनिया के विकास के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए ये सारी परिकल्पनाएं बनाई गई और जिससे हम आप सभी ये पूरा जनमानस आज लाभान्वित हो रहा है। बिल्कुल। तो वही वाली बात होती है कि जब तक जीवन को किसी भी बात से जोड़ा न जाए तब तक उसकी उपयोगिता दिखाई नहीं देती है। इसलिए ये प्रश्न ज़रूरी था। अब वापस हम उस मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि जैसा आपने बताया कि वर्ष 2000 से ये एक शेप में आने लगी, एक आकार लेने लगी वो कल्पनाएं और चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तो इस सिलसिले में कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ी? इसरो ने देखिए उसमें जो सैटेलाइट्स भेजने का ये हुआ कि कुछ महत्वपूर्ण पर्पज़ रहे, उन चीज़ों में उन्होंने कुछ अपने क्राइटेरिया बनाए। 3-4 तरह के मिशन का उन्होंने प्लान किया। उसमें पहली चीज़ ये थी कि लॉन्च व्हीकल्स का हम निर्माण करें जो अपनी पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक से हो, हमको किसी भी विदेश पर या किसी और संस्था पर निर्भर न रहना पड़े। दूसरी चीज़ें हुई कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की जो कम्युनिकेशन हो रही है हम अपने जनमानस से सूचना के माध्यमों से, तमाम संचार के माध्यम, शिक्षा के माध्यम जुड़ सकें, उसकी एक परिकल्पना दी गई। तो उसमें एक अलग वर्ग बनाया गया कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स अलग से होंगे। एक दूसरा रिमोट सेंसिंग की बात आती है, IRS। उसमें क्या है कि हम धरती को देखें, वो अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट्स बोले गए कि हम धरती को देखेंगे, धरती में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कहाँ पे तापमान बदल रहा है, कहाँ पे ह्यूमिडिटी बदल रही है, कहाँ पे वाटर वेपर कंटेंट बदल रहा है। तो इन सारी चीज़ों से जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, कि किस तरह से हमारे यहाँ इवन ग्लेशियर पिघल रहे हैं हिमालय में, ये सारी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग की चीज़ें आई अभी सामने। नदियों में कहाँ पर क्या हो रहा है, और इवन इसका इस ढंग से इसका पर्पज़ सॉल्व आज के समय में ऐसा ये भी बताया जा रहा है कि जो मछुआरे हमारे समंदर में जाते हैं, हिंद महासागर में और कहाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ किस क्षेत्र में हैं इसका भी प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसरो के सैटेलाइट्स के माध्यम से ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं और उनका भी अपना एक चैनल होता है, उनके थ्रू उनको भी वॉकी टॉकी जैसा एक सिस्टम होता है, उनको पता होता है और ये सारी चीज़ें प्रेडिक्शन की जाती हैं कि इस क्षेत्र में आज मछलियों के ज़्यादा होने की संभावनाएं हैं। तो जीवन रोजगार से लेकर एक छोटे आदमी से लेकर जो मछलियों के पालन से और इवन मछलियों से जिसका व्यापार चलता है, जिसकी रोजी रोटी चलती है, वहाँ से लेकर एक बड़े सिस्टम तक टेक्नोलॉजिकल जो टेक्नोक्रेट्स हैं, इवन एडमिनिस्ट्रेशन में आज साइबर सेल बना हुआ है और ये सारी चीज़ें बनी हैं। तो हम पूरी सोसाइटी को एक दूसरे से जोड़ पाएँ और उसकी निगरानी कर सकें और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही, इसलिए इन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई। तो दो तरह की चीज़ें हमने आपको बताई, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, दूसरी अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट्स, फिर कुछ एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स भी भेजे गए। उनका पर्पज़ ये होता है कि भविष्य में हमको किस तरह के प्लान करने हैं, क्या सैटेलाइट्स हमको भेजने हैं, उसमें क्या कमियां होंगी या उसके लिए हमको क्या ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमको ओवरकम करना है। जो चीज़ें जैसे इवन अगर हम लोग अभी चंद्रयान की बात करें या इससे पहले जो मून मिशन हुए अमेरिका ने किया, चंद्रमा पर वो गए, नील आर्मस्ट्रांग गए, एक अपोलो 13 उनका एक मिशन था। जो अपोलो 13 के बारे में ये है कि वहाँ जाने के बाद उनके ऑक्सीजन टैंक उनका लीक होने लगा, बाद में उसको रेस्क्यू किया गया। चंद्रमा की कक्षा में पहुँचने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने अपोलो 13 को रेस्क्यू किया। तो जो क्रू होता है उसका जो स्पेस सैटेलाइट का, उसको लैंड करते हैं। तो इस तरह 2007 में वो भी एक एक्सपेरिमेंट हमारे यहाँ इसरो ने किया SRE के नाम से। वो स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट था। उसमें क्या किया, वहीं त्रिवेंद्रम से लॉन्च किया, बाद में फिर जो वो था उसको पैराशूट के थ्रू हिंद महासागर में, उसको बंगाल की खाड़ी में उसको गिराया गया। उसको फिर जाकर कि भविष्य में अगर हम इस तरीके से मैन मिशन भेजते हैं तो उसको वापस लाने में हमारे अंदर क्या क्या टेक्निकल चैलेंजेस होंगे, क्या क्या तकनीकी चीज़ें होंगी, उन चीज़ों को जानने के लिए, या फिर कुछ वातावरण में, एटमॉस्फेयर में कुछ हमको प्रयोग करने हैं तो उसके लिए रॉकेट लॉन्चिंग के थ्रू कुछ सैटेलाइट्स ऐसे भेजे गए जो लो अर्थ ऑर्बिट में हैं। तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करें कि आज के समय जैसे आयनोस्फीयर में क्या प्रभाव हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। इसी के तहत GSAT-2 पर 2003 में SOX नाम का एक इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया गया था भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला से, जिस ग्रुप में मैं काम कर रहा था। SOX वो सोलर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है कि तो सूर्य में जो सौर ज्वालाएँ उठती हैं उनके अध्ययन के लिए वो इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया गया था। और
सैटेलाइट जब तक डी ऑर्बिट नहीं हुई, जब तक सैटेलाइट में लास्ट मोमेंट तक पावर था, लगभग अभी वो 2011 में उसको बंद किया गया, 2003 का लॉन्च। अब तक का हिंदुस्तान का वो पहला साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट था जो उसकी तय सीमा थी, जो तय उम्र थी, उससे ज़्यादा जिया, उससे ज़्यादा उसने काम किए। मई 2011 तक उसके डेटा अवेलेबल हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से तीसरा वर्ग हुआ एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स का। फिर सैटेलाइट नेविगेशन की बात आती है। जैसे आज हम लोग मोबाइल फ़ोन में जीपीएस यूज़ कर रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, इवन कार में है, सिस्टम्स लगे हुए हैं, आपको रास्ता नहीं पता है तो आपको रास्ते बताते हैं, तो ये सारा जीपीएस का नेविगेशन का सिस्टम है। इन चीज़ों के लिए ये 2 तरह की चीज़ें होती हैं, कुछ सीक्रेट सर्विसेज इवन रक्षा के लिए अलग है और सिविलियन के लिए अलग एक्सेस है कि हम अपना लोकेशन बता सकते हैं कि इस समय हम कहाँ हैं और कैसे आगे जाना है, कहाँ क्या रास्ते हैं, इस तरह की चीज़ें हम लोग नेविगेशन सैटेलाइट्स के थ्रू करते हैं। तो ये कुल मिला के 4 तरह के अलग अलग सैटेलाइट हुए जिसकी भूमिका बनी और इनके लॉन्च की शुरुआत लगभग 2000 से हुई। 99 के बाद ये सारी चीज़ें हुई और ये एक मूर्त रूप आने लगा, इनका मूर्त रूप दिया गया। तो इस श्रृंखला में पहले इनसेट भेजे गए। इनसेट में कुछ सैटेलाइट्स थे अलग अलग। आज के समय में इनसेट के कुल 9 सैटेलाइट्स काम कर रहे हैं। बाकी कुछ पावर के नाते सबकी अपनी एक उम्र होती है, इसलिए कुछ बाकी के बंद कर दिए जा चुके हैं, लेकिन इस समय वर्तमान स्थिति में 9 सैटेलाइट इनसेट के काम कर रहे हैं। ये इसमें है क्या, इनसेट 4A, इनसेट 4B, 4CR है, जिससे DTH और आकाशवाणी ये सारे प्रकार जो प्रसारण हैं ये उनसे जुड़े हुए हैं। और अभी हाल ही में भारत सरकार के प्रयासों से एडुसैट नाम का एक प्रोजेक्ट चलाया गया। एजुकेशन को दूर दराज के क्षेत्रों में कक्षाएं चलाई गई। कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बाहर बैठ करके और दूर बैठकर सुदूर जगहों पर वहाँ से प्रसारण कर रहे हैं, वहाँ से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। और जो लोग उस वैसी अवस्था में वहाँ नहीं पहुँच सकते, जैसे कई सारे IITs जुड़े हुए हैं एडुसेट से, सारे IITs जुड़े हैं। तो IITs के जो प्रोफेसर हैं वो एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज के लड़कों को पढ़ा रहे हैं ई-लर्निंग के थ्रू। तो इस तरह के प्रोग्राम बनाए गए जिससे जिन व्यक्तियों को कम सुविधाएं मिल रही हैं उनको भी वही स्तरीय ज्ञान उपलब्ध कराया जा सके। ये इनसेट के थ्रू हुए। IRS में का जो मुख्य उद्देश्य है, जो रिमोट सेंसिंग के लिए था, जिसमें हम धरती को देख सकते हैं, तो इसका जो उपयोग है वो कृषि कार्य के लिए है, एग्रीकल्चर में, और अर्बन प्लानिंग के लिए। इवन कोई नया शहर है, शहर में कुछ डेवलपमेंट्स करने हैं तो कहाँ पे कैसे क्या टेरेन है, कहाँ पे हमारे लिए उचित होगा जियोग्राफिकली, जियोलॉजिकली। तो अर्बन प्लानिंग में भी उन सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं, रिमोट सेंसिंग है, उसमें डेटा देखते हैं, उनका वो जियो सरफेस की उसका स्केलिंग करते हैं, वो उस तरह के सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। और तीसरी चीज़ आती है उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट की। डिजास्टर मैनेजमेंट, कोई आपदा आ रही है तो अगर आपदा के बारे में हमको ये पता चले कि हाँ आंधी आ रही है, हवाएं आ रही हैं, इतनी गति होगी, यहाँ तक लोग प्रभावित होंगे, तो हम रेस्क्यू ऑपरेशंस समय से कर सकते हैं, जिससे जान माल का नुकसान कम से कम हो, समय से हो पाएंगे और प्रभावी ढंग से हो पाए। तो ये चीज़ें और ये गतिविधियां लगातार चल रही हैं। यहाँ पर हम ये एक महत्वपूर्ण चीज़ जानना चाहेंगे कि इस सारी प्रगति के दौरान एक सुविधाजनक स्थितियों में या सहयोगी रूप में दूसरे देशों का सहयोग भी हमें मिलता रहा है, या यूं कहिए कि जॉइंट वेंचर के रूप में हम लोगों ने काम किया। हमारी वो कौन कौन सी उपलब्धियां हैं जो एक्सक्लूसिवली हमारे यहाँ प्लान हुई और हमने उसे एक आकार दिया? जैसे हमारे यहाँ पहले PSLV का जो लॉन्च व्हीकल्स हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सबसे पहले हमारे यहाँ सफलता PSLV में मिली। GSLV की सफलता अभी पिछले साल की है। इसके पहले सारे, चूँकि क्रायोजेनिक वो इंजन है, रशिया से हम लोग इंपोर्ट करते थे और रशिया ने देना बंद कर दिया। उनके सोवियत यूनियन के विघटन के बाद तमाम, और अमेरिका के हमारे करीब आने के बाद कुछ तरह की ऐसे डिप्लोमेटिक सिचुएशंस हुई जिसमें बाहर के लोगों का सपोर्ट कम हुआ। और तब तक हमारे यहाँ इतनी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी थी, हम लोगों के अंदर इतनी सफलता थी, तो भारतीय वैज्ञानिकों ने मेहनत करके काफ़ी कोशिशें की और जियो स्टेशनरी GSLV जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसका भी सफल प्रक्षेपण किया। तो आज के समय में हम इन चीज़ों के लिए स्वतंत्र हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। आज हिंदुस्तान दूसरे देशों के उपग्रहों को यहाँ से लॉन्च कर रहा है,
भारत में इतनी सक्षमता है कि वो दूसरे देशों के उपग्रहों को लॉन्च कर रहे हैं। दूसरे देशों का सहयोग रहा है, निश्चित रूप से सहयोग रहा है। उस समय रहा है जब हम बढ़ रहे थे, जब हम लड़ रहे थे अपनी असफलताओं के साथ, और उसी के थ्रू, उसी के द्वारा आज तक इतनी उपलब्धियां हासिल हुई। लेकिन आज के समय में हम स्वायत्त हैं, हम अपनी क्षमता से अपने काम कर सकते हैं। बिल्कुल। एक बात और जानना चाहेंगे कि आज जब हम अपने आप को उतना सामर्थ्यवान और क्षमतावान पाते हैं, वैज्ञानिकों की कोशिशें, उनकी इच्छा शक्ति और उसके साथ हमारे पास संसाधन, इन चीज़ों के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो भविष्य को हम किस रूप में देखते हैं? आने वाले बेहतर भविष्य कुछ और उस बेहतर को यदि डिफाइन करना चाहें, परिभाषित करना चाहें, तो किन किन एरियाज में आप देखते हैं कि कुछ नई चीज़ें जल्दी ही हमारे सामने होंगी? देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ है, 2-3 तरह की चीज़ें हैं। इवन जो हमारा जो क्लाइमेट है, अगर वर्ल्ड क्लाइमेट की बात करें, जैसे कई बार ये कहा गया कि भारत में जो मौसम विज्ञान है, इनकी जो पहले से पूर्वानुमान लगाए जाते हैं, ये उतने सही नहीं होते। सामान्य तौर पर ये कहते हुए हर जगह सुना गया, कई बार पेपर में आता है आज बारिश होगी, बारिश नहीं होती है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसमें होता क्या है कि लोग उसमें एक क्रिटिक जैसा एक स्टेटमेंट आता है और वैज्ञानिकों को लेकर, और उसमें लेकिन है क्या कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायनामिक क्लाइमेट हमारा है। इस कंटिनेंट में जहाँ पर हम हैं, जो हमारा भौगोलिक हमारी क्षेत्र है, जो परिस्थितियाँ हैं, इतना डायनामिक है कि उसको मॉडल कर पाना बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में आज सबके चेहरे पे एक मुस्कान है कि हाँ, भारत में यदि घोषणा होती है कि बारिश होगी तो बारिश होती है, और लगभग उतनी ही होती है। वो सटीक भविष्यवाणी आज हम कर पा रहे हैं, और उससे निश्चित रूप से आपदा प्रबंधन में, बाकी हमारे जीवन में, हमारी जीवन शैली में, इन सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ रहा है। निश्चित रूप से हम प्रगति भी करेंगे। तो बाकी देशों की तरह वहाँ पे इतना डायनामिक नहीं है। तो जो भी मॉडल्स बनाए जाते हैं, जो भी चीज़ें हैं, देखिए ये एक पैरेलल प्रक्रिया है। यदि हम विज्ञान के दृष्टिकोण से इसको देखें तो एक ये पैरेलल चलने वाली चीज़ें हैं, ऑब्जर्वेशंस और मॉडलिंग। आप जो चीज़ आप देखते हैं, देखने के बाद आप उसमें कुछ उनके आप पैरामीटर आप डिसाइड करते हो कि हाँ, ये चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, ये चीज़ें हैं, इसके लिए इसका परिणाम ऐसा हो रहा है। वो चीज़ जब तक हमको समझ में नहीं आएंगी, वो सारे, तो जब कोई चीज़ हाईली डायनेमिक है, बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील है, तो उसके लिए निश्चित रूप से आपको उन बिंदुओं में उनकी संख्या ज़्यादा होगी। उन सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर एक सही मॉडल का विकास करना, ये थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए इसमें इतना समय लग रहा है, और निश्चित रूप से हम लोग सफल हो रहे हैं, और आगे तो और बेहतर भविष्यवाणियाँ की जाएंगी और जनमानस लाभान्वित होगा इससे। बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कोशिशें चल रही हैं, ये लगातार प्रगति के सोपान पर बढ़ती रहें और आप लोगों की कोशिशें साकार होकर समाज में भी परिलक्षित हों। धन्यवाद।